हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वेव मोशन एंड साउंड वेव डिस्कस करेंगे। अपने आप में ये टॉपिक ही अपने आप में काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। हाल ही का एक छोटा सा टॉपिक होगा यहाँ पे, तो एक ही करके काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर ले कौन कौन सा आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेव देखेंगे, दूसरे बाद मैकेनिकल वेव देखेंगे, ट्रांसफर वेव देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखेंगे। एक ही करके सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लॉन्गिट्यूडनल के बाद देखेंगे नॉन मैकेनिकल वे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे देखेंगे यहाँ पे, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कहाँ पे यूज है हम ये देखने वाले हैं। इसके बाद वेव मोशन देखेंगे, इंफ्रासोनिक वेव देखेंगे, इनके अलावा देखेंगे ऑडियोवेल वेव एंड अल्ट्रासोनिक वेव। टोटल 10 टॉपिक आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के बीच यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके वन बाय वन करके सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेव क्या होता है, तरंग क्या होता है, मैंने एक इमेज से भी समझाने की कोशिश किया और यहाँ लिखा भी है, ठीक है। ऊर्जा को मान लीजिए एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मतलब कोई एनर्जी है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं ना, बस उनको ही वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको ही वेव बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ग्रुप में सेट भी किया हूँ। जैसे मान लीजिए हम पानी में है ना, पानी में एक पत्थर मारे और जैसे ही हम पत्थर मारे तो मारे तो यहाँ पे, मगर ये इनका जो वेव होता है ना, ये पहले ऐसे होता है, ठीक है। मतलब ये प्रेस करता है उसको, ठीक है, फिर आगे वाला को, फिर ये इसको करता है, फिर ये इसको करता है। देख सकते हैं ना, इस तरह कुछ वेव बनते जा रहे हैं, बस उसको ही वेव बोलते हैं यहाँ पे, है ना। ना वेव कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मैकेनिकल वेव होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल वेव के लिए ना मीडियम की जरूरत पड़ता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ना मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है। मीडियम मतलब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमें साउंड को है ना एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाना है, तो ना हमें कोई मीडियम की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पे हम रड लगाएंगे या कोई सॉलिड चीज लगाएंगे तो इससे हम आसानी से यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही एक मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम की आवश्यकता होती है यहाँ पे। मैकेनिकल वेव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं और दूसरा होता है ट्रांसफर वेव होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव होते हैं। और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपके ऑप्शन में होगा मैकेनिकल वेव, तो आप टिक लगा सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल भी पूछ सकते हैं। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाटर वेव क्या एक तरीके से ट्रांसफर वेव है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें हमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट हो, इंफ्रासोनिक हो, माइक्रोवेव हो, एक्सरे हो, अल्ट्रा वायलेट रे हो, रेडियो वेव हो, तो ये सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके हम काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंग होता है क्या यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, ठीक है। वे तरंग जो किसी माध्यम की, जैसे कि ठोस, द्रव या गैस में संचारित होता हो, उसे हम मैकेनिकल वेव बोलेंगे। मतलब मैकेनिक, ठीक है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की तो आवश्यकता ही होगा, मगर मैकेनिकल वेव हम कहाँ कहाँ पे सुन सकते हैं? तो सॉलिड वाला स्थान होगा वहाँ पे मैकेनिकल वेव काम करेगा। जहाँ द्रव होगा, जहाँ गैस होगा, तो इन सभी जगहों पे मैकेनिकल वेव काम करेगा। हाल ही का मैकेनिकल वेव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रांसफर वेव होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर वेव देखेंगे और फिर देखेंगे ट्रांसफर वेव एक तरीका से मैकेनिकल वेव का ही पार्ट है यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में ये भी बात आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर वेव को हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं यहाँ पे। और ये कुछ इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं ट्रांसफर वेव के यहाँ पे, और यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम की कणों की कंपनगत करने की दिशाओं में लंबवत होती है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब मान लीजिए देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका परपेंडिकुलर जो कंपन होगा ना, तो समझिए ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव मतलब मैकेनिकल का ही एक पार्ट है, मैकेनिकल वेव का ही एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। लंबवत होती है। इस प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसफर तरंग बोलते हैं यहाँ पे। एक बेसिक रूप में ये भी बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सीधा पूछ लिया जाएगा लाइट क्या है, ट्रांसफर वेव या मैकेनिकल वेव, तो आपके ऑप्शन में ट्रांसफर वेव, तो आप टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, है ना। नौ अनुप्रस्थ तरंग जिन्हें हम ट्रांसफर वेव बोलते हैं, केवल ठोस माध्यम एवं द्रव की ऊपर वाली सतह पे ही उत्पन्न हो सकता है। जो ट्रांसफर वेव होता है वो केवल और केवल मैं बात करने वाला हूँ द्रव के ऊपर वाले पार्ट पे ही या ठोस वाले पार्ट में ही हम किया जा सकता है। मगर यहाँ पे बात करें, मगर द्रव के भीतर और गैसों में अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसफर वेव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो सीधा इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीतर और गैसों में उपस्थित नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन होगा ट्रांसफर वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसफर वेव को आप टिक लगा लीजिएगा। ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोई ऐसा फिजूल की पॉइंट नहीं है जो जिनका कोई काम ना हो एग्जाम में, आपके एग्जाम में ही ये सारा पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल कहीं ना कहीं एक समांतर
समानांतर है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी करने की कोशिश की, जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा की कंपन करने की दिशाओं के अनु दिशाओं या समानांतर होती है, समानांतर मतलब समानांतर होती है, जो तरंगों के अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वे है। तो एक बेसिक रूप में इस वाले बात को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। जो अनुदैर्ध्य तरंग जो लॉन्गिट्यूडनल वे है वो सभी माध्यम में हम उनको उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। नौ ये तरंग यहाँ पे, ये जो तरंग है वो संपीड़न और विरलता के रूप में संचित होते हैं यहाँ पे। तो एक बेसिक रूप में इस वाले बात को भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरंग में देखेंगे क्या कि जैसे कि नॉन मैकेनिकल वे, मैकेनिकल में क्या था कि मीडियम की आवश्यकता था, इसीलिए हम उनको मैकेनिकल वे बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नॉन मैकेनिकल वे, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे, है ना। तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे हम जैसे कि एक्सरे वगैरह होता है तो उनमें कोई मीडियम वगैरह की आवश्यकता नहीं होता है। हालांकि मैंने इनके बारे में मेंशन भी किया, यांत्रिक तरंग के अतिरिक्त, यांत्रिक तरंग के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा, ठीक है, अन्य प्रकार के जो तरंग भी होते हैं जिनका संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होते हैं, वे तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकता है, ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इन्हें हम अयांत्रिक या विद्युत मैकेनिकल चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे कि रेडियो तरंग या एक्सरे, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, या प्रकाश तरंग, ये एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पे। और यहाँ पे देखें विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्रों में चुंबकीय के परस्पर लंबत होता है। लंबत मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जो वाइब्रेट होता है ना, वो किस रूप में होता है यहाँ पे, तो एक परपेंडिकुलर के रूप में होता है। जिस तरह ट्रांसफर वेव का नाम देखे थे ना, ट्रांसफर वेव देखे थे ना कि ट्रांसफर वेव में क्या था, यहाँ पे अनुप्रस्थ में क्या था, यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा था ना, इस पर ट्रांसफर परपेंडिकुलर, बस सेम इस यहाँ भी, है ना। इसे हम दूसरा रूप में बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों को सदैव अनुप्रस्थित तरंग अनुप्रस्थ होती है तथा इन तरंगों का इन प्रकाश चालों के बराबर होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आप इस चीज को समझ सकते हैं। इनका जो प्रकाश का जो चाल होती है वो बिल्कुल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसफर वे के एक समान होती है। तो इस रूप में भी आप जानकारी रख सकते हैं। नाउ आगे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे देखें, जिन्हें हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कुछ इनका यूज हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज है। मगर इससे पहले आपके एग्जाम में ये भी चीज पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बात करें गामा किरण का खोज किसने किया था, बैकरोल ने किया था। एक्सरे किरण का खोज किसने किया था, रोटेजन ने किया था। यूवी पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था, रिटर ने किया था। या वेवलेव रेडिएशन का खोज किसने किया था, न्यूटन किया था। यहाँ पे अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था, तो हॉर्सले ने किया था। यहाँ पे एक इस को भी याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं रेडियो तरंग का खोज किसने किया था, हर्ट्ज ने किया था। तो एक बेसिक रूप में भी आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। और दीर्घ रेडियो तरंगों का खोज किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। एक बेसिक रूप में आप इनको भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग बात करें, कुछ यूजेज बताने वाले हैं कि जैसे कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे का यूज कहाँ पे, जैसे कि गामा रे है, ठीक है। अब ये गामा रे का यूज कहाँ पे है, देखेंगे गामा रे। अच्छा, गामा किरण में ना वेदन की क्षमता अत्यधिक होती है। एक बेसिक रूप में ये भी बात समझ, वेदन मतलब ड्रिलिंग करने का क्षमता, छिद्र करने का क्षमता अत्यधिक होता है गामा किरण में यहाँ पे, ठीक है। जहाँ भी हमें ड्रिलिंग वगैरह का काम हो तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा और कहाँ पे यूज करते हैं, इनका यूज है नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा कृत्रिम रेडियो धार्मिक में भी उपयोग करते हैं यहाँ पे। इनके अलावा जो एक्स किरण है, इनका यूज, इनका उपयोग हम चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्रों में भी हम करते हैं यहाँ पे, है ना। इनके अलावा यूवी जो किरण है, इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए हम इनका यूवी किरण का उपयोग करते हैं यहाँ पे, है ना। आगे देखें जो एक्सरे है, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इनका जो उपयोग है को देखने में करते हैं, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट देख रहे हैं रेड लाइट वाला जगह पे हम उपयोग करते हैं। और आगे देखिए इसके अतिरिक्त जो इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, टेम्परेचर वाले जगह पे हम इनका उपयोग करते हैं, है ना। उष्माय विकिरण वाले थर्मल रेडिएशन वाले जगह पे हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं जिस वस्तु पे पड़ती है उसका ताप बढ़ा दे देता है। मान लीजिए आपके फेस पे पड़ेगा तो आपका जो फेस का टेम्परेचर थोड़ा सा हीट कर देगा एक तरीके से, ठीक है। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इनका उपयोग हम फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं। इनके अलावा टीवी का जो रिमोट होता है कंट्रोल, वहाँ पे भी इनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। कुछ और यहाँ पे देखने की कोशिश करें, लघु रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ पे करते हैं, इनका उपयोग हम रेडियो टेलीविजन में और टेलीफोन में भी इनका उपयोग करते हैं। एक उपयोग याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रेडियो टेलीविजन या टेलीफोन में हम किस प्रकार का तरंग का उपयोग करते हैं, तो आपके ऑप्शन होगा रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। बेसिक रूप में आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। आगे देखें जो दीर्घ रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो टेलीविजन वगैरह में भी इनका उपयोग हम करते हैं, बेसिक रूप में याद रख सकते हैं। वेव मोशन क्या होता है, अगर हम वेव मोशन आपको समझाने की कोशिश करें बेसिक रूप में यहाँ पे, तो वेव मोशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है।
इनको ही हम क्या बोलेंगे, वेव मोशन बोलेंगे यहाँ पे। अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना वेव क्या होता है, पानी का, जब मान लीजिए कोई पानी, अच्छा यहाँ पे हम लिखे भी हैं, यहाँ पे मेंशन किए, जब हम तालाब में एक पत्थर के टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के स्थान पर ही विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। विक्षोभ मतलब इन वाले पार्ट को बोलते हैं, इन वाले पार्ट को विक्षोभ बोलते हैं। मान लीजिए पत्थर फेंके और ये विक्षोभ उत्पन्न किया, जो कि तरंगों के रूप में जल की चारों ओर फैल जाते हैं, है ना, बिल्कुल इसी तरह। तो उसको ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेव, यहाँ पे, है ना, जो कि जस्ट हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तभी हम इनके बारे में जिक्र किए थे यहाँ पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बताओ, आयाम क्या होता है यहाँ पे। तो इनको पहले एग्जाम्पल से समझिएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई दोलन है, यहाँ पे छोड़िए, इससे एग्जाम, मान लीजिए कोई यहाँ पे ही है, ठीक है। अब ये दोलन पे ना, मान लीजिए सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक आता है तो एक पूरा काम हुआ। अब ये आधा पे ही आके क्या हो गया, यहाँ पे दोलन करने वाली वस्तु जब अपने मध्य मतलब आधे पे स्थित होके दोलन या आयाम करते हैं, एम्पलीट्यूड करते हैं। मतलब एक वेव को पूर्णे में एटलीस्ट इतना तो लगेगा ही, मतलब आधा ये और आधा ये, तो एक लगेगा, मतलब आधा कोई, ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक जो चला ना, बस इसको ही हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो एक बेसिक रूप में भी आप इस वाले बात को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होगा, माध्यम का कंपन करते हुए कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तन काल कहते हैं। आवर्तन को मतलब टाइम पीरियड कहते हैं। अच्छा, इनका न्यूमेरिकल, जैसे कि टाइम पीरियड अगर हम आपको बताने की कोशिश करें, आप वेव को, है ना, पूरा करने में कितना समय लगा, तो ये क्वेश्चन होता है। तो ये टाइम पीरियड कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। कभी कभी क्या होगा कि ये सभी का डाटा दे दिया जाएगा और सीधा टी पूछ लिया जाएगा। तो एक बेसिक रूप में इस वाली बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। वेवलेंथ क्या होते हैं यहाँ पे, सभी को एग्जांपल से समझिए, ठीक है। अब ये पूरा जो पूरा किया ना, मान लीजिए एक वेव को यहाँ से यहाँ तक पूरा किया, बस इनको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। माध्यम दूरी के कण पूरा कंपन को किए जाने वाली तरंगों को, दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, मतलब उसे हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। एक बेसिक रूप में भी आप इस बातों को समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंपन को पूरा करने में, मान लीजिए एक कंपन को पूरा करने में ठीक है, जितना दूरी तय किया उसको ही हम वेवलेंथ बोलते हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। मान लीजिए कोई वेव है, ठीक है, एक सेकंड में कितना ये वेव बनाता है, ठीक है, उनको ही हम बोलेंगे, इनको ही हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये कुछ इनका फॉर्मूला याद रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये वाली बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है, और यही इनका बारे में यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। नाउ आगे देखिए इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है। हालांकि 3 प्रकार के वेव होते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं। एक तो इंफ्रासोनिक करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, दूसरा इंफ्रासोनिक, और दूसरा जो ऑडियोबल, जो कि हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, और इससे कम हम लोग नहीं सुन पाते, इससे कम जानवर, हाथी वगैरह सुन पाते हैं, और इससे चमगादड़, इससे ज्यादा अधिक होता है वो चमगादड़ वगैरह सुन पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ लिखा भी है 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो तरंग होते हैं ना, बहुत ही बड़े बहुत प्रकार के सोर्स से उत्पन्न किया जा सकता है यहाँ पे। ऑडियोबल कौन सुनता है, ऑडियोबल हम लोग सुनते हैं जो मनुष्य के द्वारा यहाँ पे सुनाई जा सकते हैं। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं, जिनको हम ऑडियोबल बोलते हैं यहाँ पे। आगे देखिए अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 से अधिक, ठीक है, 20,000 से ऊपर जो तरंग होते हैं जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। मनुष्य भी इन्हें नहीं सुन सकता है, ठीक है। इन्हें कौन कौन सुन सकता है, तो कुत्ता, जानवर, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकता है। तो गाइस आज का क्लास केवल इतना ही, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।